हेलो गाइस, नमस्ते नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम कुछ पढ़ेंगे और पढ़ के सुनाएंगे आपको। और मेरे पास ही ये नरेंद्र कोहली साहब की एक किताब है, तो इसमें से ही मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। और मैंने सुना, आई थॉट व्हाई नॉट। इस किताब का नाम है रोज़ सवेरे। हिंदी पॉकेट बुक्स वालों की किताब है और इसमें अलग अलग जो है छोटी छोटी कहानी आपको सुनने को मिलेंगी। उल्लेख एक तरह से फ्रॉम हिज ओन पर्सनल लाइफ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। किताब का नाम लिखा हुआ रोज सवेरे। काफ़ी पुरानी किताब है ये। तो इसका पहला अध्याय, उसका नाम है, देख सकते हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा, आई थिंक, सॉरी, या प्रतीक्षा। तो यही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुनकर आनंदित हो उठे। लेट्स गो। प्रतीक्षा। विमान नीचे उतर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांकने का प्रयत्न किया। छोटे छोटे मकान, बीच में से अपना मार्ग बनाती हुई पगडंडियां जैसी सड़कें। निश्चित रूप से ये मकान और ये सड़कें इतनी छोटी नहीं रही होंगी, किंतु ऊंचाई से वे छोटी ही दिखाई पड़ेंगी। सीमा उन मकानों की नहीं, मानवीय दृष्टि की थी। विमान नीचे उतरता जा रहा था। धरती से उसकी दूरी कम होती जा रही थी और चीज़ों का आकार बढ़ता जा रहा था। किंतु उसे क्या मैं उस नगर को अथवा उस मोहल्ले को पहचान सकूंगा? 40 वर्ष हो गए थे इस नगर को छोड़े हुए। जब समय इतना बीत गया, मैं इतना आगे बढ़ गया और तो क्या ये नगर वैसा का वैसा ही रहेगा? तभी मेरा मोबाइल बजा। प्रभाकर पूछ रहा था कि मैं विमान से उतरा हूँ कि नहीं। मैं बोला, विमान नीचे उतर आया है। किसी को भी थोड़ी देर पहले दिए गए निर्देशों का स्मरण नहीं है। लोग उठ खड़े हुए हैं, मोबाइल बोलने लगे हैं, सामान रखने के ऊपरी कक्ष खुल गए हैं। तो उसने पूछा, तो विमान के द्वार से सीढ़ी लगेगी और हम नीचे उतर आएंगे। मैंने कहा, मेरा सामान मेरे पास है, जमा नहीं करवाया था, बस केबिन बैगेज ही है। मैं सबसे पहले बाहर आ जाऊंगा। तुम कहाँ हो? वो बोला, तुम निकलोगे तो हम सब सामने ही खड़े मिलेंगे। हम सब? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, हम कुछ 4-5 लोग हैं। छोटे हवाई अड्डे का यही सुख है, न बस में लदना होता है, न पैदल चलना। जैसे द्वार पर ही विमान उतरा हो, कोई तामझाम नहीं, उतरो और बाहर। प्रभाकर सामने ही खड़ा था। उसके साथ 4-5 लोग और थे। सबके हाथों में फूल मालाएं थी। साथ में एक कैमरामैन भी था। मैं जानता था वो सब कुछ मेरे लिए था। मुझे उससे बड़ी घबराहट होती थी, किंतु उसे क्या, वे तो अपने मन की ही करेंगे। कल के समाचार पत्रों में उन्हें अपना मुखड़ा भी तो देखना है। प्रभाकर ने मेरे हाथ से बैग लेने की औपचारिकता बरती। नहीं, ठीक है, उम्र हो गई है, किंतु इतना सा भार तो उठा ही सकता हूँ। मैंने बैग नहीं दिया। और क्या हाल है? बढ़िया, सारी तैयारियां हो चुकी है, नगर में उत्साह है। तुम इतने वर्षों बाद आ रहे हो। वह बोला, कितने ही लोग अनशन कर रहे हैं कि तुमको उनके घर पर ठहराया जाए। सब अपना अपना अधिकार जता रहे थे, पर मैंने उन्हें समझा दिया कि होटल में ठहरना ही तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा। होटल में तो कोई भी तुमसे मिल सकता है। किसी के घर पर ठहरेंगे तो मिलने वाले को भी कठिनाई होगी और मिलने आई भीड़ से निपटना में गृहस्वामी को भी कष्ट होगा। नहीं, होटल ही ठीक है, मैंने कहा। आगे जो कुछ कहना था उसे मन में ही रोक लिया।
उसके साथ अन्य लोग ना होते तो स्पष्ट शब्दों में कह देता। किसी परिवार में ठहरो तो सत्कार करते करते गृहस्वामी भी तंग आ जाता है, और उसका सत्कार स्वीकार करते करते मैं भी दुखी हो जाता हूँ। ड्राइवर गाड़ी बढ़ा लाया था। हम दोनों उसमें बैठ गए। शेष लोगों के लिए दूसरी गाड़ी थी। ये गाड़ी सीताराम की है, उसने बताया। याद है सीताराम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ता था तब, अब बड़ा सेठ बन गया है। सुना है कि तुम आ रहे हो तो गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया। कहलाया है कि जब तक तुम नगर में हो गाड़ी तुम्हारी है। ड्राइवर को भी निर्देश दिया है कि साहब को दिल्ली जाने के लिए जहाज़ में बैठा कर ही घर लौटना। बहुत याद रखा उसने मुझे। याद, सारा नगर याद कर रहा है। कल सुनीता बुधवार का भी फ़ोन आया था। वह बोला, पूछ रही थी तुमने कहाँ ठहराया जा रहा है। सुनीता, वर्षों बाद उसका नाम सुन रहा हूँ। कहाँ थी वह अब तक? सुनीता भल्ला होकर कनाडा चली गई थी। कई वर्ष हुए पति को कनाडा को सौंप आई है, वह बोला, और अब फिर से तुम्हें याद कर रही है। याद तो हम सभी एक दूसरे को करते रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, जानता हूँ। जानता तो मैं भी था कि यह मजाक ही था, बस चुहल भर। किंतु वह चुहल भी भीतर कहीं दूर तक धंस कर मुझे झंझना गई थी। सुनीता ने फ़ोन कर मेरे ठहरने के स्थान का पता पूछा था। क्या मिलना चाहती है, पर पति को क्यों छोड़ आई? कौन जाने पति ने ही छोड़ दिया हो। पति पत्नी का इस प्रकार एक दूसरे को छोड़ना तो अब जैसे खेल हो गया है। घर नहीं बनते, रेत के घरौंदे बनते हैं, ज़रा सी छुअन से ही टूट जाते हैं। यह हम कहाँ से गुजर रहे हैं? मैंने जैसे सुनीता के भूत से मुक्त होने के लिए पूछा। याद है तुम्हें, तब यहाँ एक कब्रिस्तान का मैदान हुआ करता था। ओह, वह कब्रिस्तान। कॉलेज से लौटते हुए एक बार मैंने कॉलेज के उस क्लर्क रंगाचारी को यहीं घेरा था। साला बहुत तंग कर रहा था। हाँ, प्रभाकर की रुचि रंगाचारी में नहीं थी। वह मैदान कुछ तो कब्रिस्तान ने ही निगल लिया और कुछ को विकसित कर उस पर सड़क बना दी गई है। ये वही सड़क है। तब हवाई अड्डा भी नहीं था, इसलिए ये मैदान उजाड़ पड़ा था। एक और कब्रिस्तान था, दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, तीसरी ओर दूर कहीं कंपनी के क्वार्टर थे। किंतु एयरपोर्ट बन जाने से यह स्थान उपयोगी हो गया। उपयोगी भी और गुलजार भी। एयरपोर्ट को शहर से यही सड़क मिलाती है। ओह हाँ, यह तब काफ़ी सुनसान हुआ करता था। रात को अंधेरे में अकेले आने जाने में डर लगता था। तभी तो मैं रंगाचारी को डरा पाता था। मैं बात रंगाचारी की ही कर रहा था, किंतु मैंने स्वयं को नींद से जगाया। अब तो काफ़ी जगमगा रहा है। होटल कितनी दूर है? बिष्टुपुर में नहीं है तो हम पहुंचने ही वाले हैं। होटल में पहुंच प्रभाकर ने रिसेप्शन पर ही कह दिया कि हम दोनों का खाना कमरे में पहुंचा दे। उसे मुझसे बहुत सारी बातें करनी थी। हम खाना खाते रहे और वह मुझे कार्यक्रम की रूपरेखा समझाता रहा। देखो, पत्रकारों से सावधान रहना। अच्छा, यहाँ समाचार पत्र भी हैं? वह हंसा। समय बहुत बदल गया है। 8-10 समाचार पत्र तो नगर में ही रहते हैं। मैं जब यहाँ से गया था तब नगर में हिंदी का एक टाइपराइटर भी नहीं था। अब सैकड़ों कंप्यूटर भी हैं। खाना खाकर वह मुझे आराम करने को कह कर चला गया। सुबह जल्दी तैयार होना है। मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे लगा कि कमरे के इस एकांत ने जैसे दिल के दौरे की तरह मुझ पर आक्रमण कर दिया है। एकांत जो किसी का साथ चाहता है, साथ, आत्मीयता, निकटता, स्पर्श। दिन भर का थका मांदा था, किंतु नींद, वह तो जैसे मेरे कॉलेज के दिनों में बदल गई थी। कॉलेज के दिन मन के आकाश पर घटाओं से छा गए थे। अभी बरसों की
अभी बरसे पुरानी घटनाएं, पुराने दृश्य, वासनाओं के भूत प्रेत। मन में कब कब मन में कब कब की सोई धारणाएं, भावनाएं, वासनाएं जाग उठी थी और शरीर के अंगों में अकड़ाव जमा रही थी। कॉलेज में वह मेरा अंतिम वर्ष था। वार्षिक समारोह चल रहा था। हम लोग एक नाटक कर रहे थे, राइडर्स टू द सी। बहुत दिनों से पूर्वाभ्यास चल रहे थे। नाटक में सुनीता मेरी माँ बनी थी, मैं उसका छोटा बेटा था। वह कई बार कह भी चुकी थी, ये क्या तमाशा है, जिसकी हीरोइन बनना था उसकी माँ बनकर उसे स्टेज पर उतार दिया था बनर्जी सर ने। अरे ये नाटक है, मैंने कहा था। माँ हो तो क्या हुआ, नाटक की हीरोइन तो तुम ही हो। अच्छा तो ये नाटक है, इसमें मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह बोली। नाटक में नहीं, तुम जीवन में मुझे अपनी हीरोइन बनाओगे तो फिर लतिका का क्या करेगी। मैं भौचक्का रह गया। सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी बात भी कर सकेगी। मुंह फट थी, बहुत खुली बातें करती थी, किंतु ये तो सरासर निमंत्रण था। पहले मुझे जीवन में नायक बन जाने दो। यहाँ सर ने तुम्हें माँ की भूमिका तो दी है, मुझे तो शव बना दिया है। तुम्हें एक शव की हीरोइन कैसे बनाते। ओह, वाक्चातुर्य तो कोई तुमसे सीखे। वाक्चातुर्य। नाटक आयरिश नाटककार जॉन मिलिंगटन सिंज का लिखा हुआ था। इसका पहला मंथन 25 फरवरी सन 1904 को आयरिश नेशनल थिएटर डबलिन में हुआ था। बनर्जी सर हमें उसकी विशेषताएं बताते रहे। देखो, ये वन एक्ट ट्रेजेडी है। पृष्ठभूमि अरान द्वीप समूह की है। सीन्स के नाटकों में ग्रामीण आयरलैंड का काव्यात्मक संवाद होता है। इसमें मनुष्य का मनुष्य से संघर्ष नहीं है, इसमें सागर की क्रूरता के विरुद्ध मनुष्य का हताश संघर्ष है। नाटक में केवल 4 ही पात्र थे। एक प्रौढ़ आयरिश महिला मौर्या, उसकी 2 बेटी कैथलीन, नोरा और एक पुत्र बार्टरली। बीच बीच में मौर्या के मृत पुत्रों शॉन, शीम्स, स्टीफन, पैंच और माइकल की भी चर्चा होती थी। एक छोटी सी भूमिका पादरी की भी थी। उस दिन नाटक का प्रदर्शन था। पूर्वाभ्यास समाप्त हो चुके थे। पूर्वाभ्यास में हम नाटक रोक लिया करते थे, बीच में बातें कर लिया करते थे, हंसी मजाक हो जाती, निर्देशक का परामर्श मिल जाता था, डांट पड़ जाती थी। पर आज तो दर्शकों के सम्मुख नाटक का प्रदर्शन था। इसमें अधिक नर्वस बनर्जी सर थे। देखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे देखा। जब शव के रूप में तुम्हें लाया जाता है तो बासी मत लेने लगना, कोई पागलपन नहीं, समझे। और इन लोगों को भी समझा दीजिए, ये मुझे गुदगुदी नहीं करें। ओके, सीरियस। बनर्जी सर हट गए। पर्दा उठ गया। सामने मौर्या का घर था, मुछवारों का घर। अब तक समुद्र मौर्या के पति, ससुर और 5 पुत्रों को लील चुका था। नाटक का आरंभ इस सूचना से होता है कि सागर तट पर एक शव मिला है, तो मौर्य के पुत्र माइकल का हो सकता है। मैं सबसे छोटे और एकमात्र जीवित पुत्र बार्टरली की भूमिका में था। सुनीता बुधवार मौर्या बन चुकी थी मेरी माँ। मैं अपना घोड़ा बेचने के लिए सागर में यात्रा करने की तैयारी में था। मौर्या मुझे बार बार रुक जाने के लिए कह रही थी और मैं उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। उसकी पुकार में मैं मौर्या की अपनी बेटे बार्टरली के प्रति पुकार नहीं सुन रहा था। मुझे लग रहा था कि सुनीता बार बार मुझे रोक रही है कि यदि मैं चला गया, सागर ने मुझे भी लील लिया, तो वह मेरी हीरोइन कैसे बनेगी। मैं रुकना नहीं चाहता था। नाटक में तो मुझे रुकना ही नहीं था। मैं उसके कंधे पकड़कर उसको समझा रहा था और वह थी कि वह मुझसे लिपटती जा रही थी। मौर्य लिपट सकती थी बार्टरली से, वह उसकी माँ थी। पर यह सुनीता, मुझे लग रहा था कि वह अभिनय नहीं कर रही थी, अपनी कोई दमित वासना पूरी कर रही थी। न मैं उसमें रस ले पा रहा था, न मैं अपने अभिनय में डूब पा रहा था। मन तो हो रहा था कि उसे झटक दूं,
किंतु वह नाटक के दृश्य में अनुकूल नहीं होता। सामने दर्शक बैठे थे, वह क्या सोचते। मैं उसे बड़ी कोमलता से परे कर विंग की ओर चला गया। मैं आ जाऊंगा माँ। मैं मन से चला आया था और यथासंभव शालीनतापूर्वक बिना किसी रूक्षता के सुनीता को अपने से दूर कराया था, जैसे बाटरली अपनी माँ मौर्या को करता। विंग में से मैं उसके संवाद सुन रहा था। वह रो कर ये घोषणा कर रही थी कि आज रात तक वह एक भी जीवित पुत्र की माँ नहीं रह पाएगी। उसकी दोनों बेटियां ऐसी घोषणा करने के लिए माँ का विरोध कर रही थी। उसे पुत्र को ऐसे अपशगुन के साथ विदा नहीं करना चाहिए था। मौर्या तत्काल ही यह कहकर निकल जाती है कि वो बाटरली की यात्रा के शुभ और सफल होने के लिए प्रार्थना करने जा रही थी। ग्राम के लोगों का एक झुंड आ जाता है। वे समुद्र द्वारा बाहर फेंके दिए गए एक शव के वस्त्र लेकर आए हैं। नोरा तथा कैथलीन पहचान लेती है कि वो उनके भाई के ही वस्त्र हैं। मैं फिर से मंच पर जा रही हूँ रोने धोने के लिए, सुनीता ने मुझसे कहा। जाओ। बनर्जी सर ने उसे धकिया दिया। मौर्या मंच पर प्रकट होती है। वह रो रही है और कह रही है कि उसने अपनी खुली आंखों से माइकल के प्रेत बाटरली के पीछे जाते हुए देखा। वह विलाप आरंभ कर देती है कि समुद्र उनके शत्रु क्यों बन गया है। एक एक कर उसके घर के सारे पुरुष को समुद्र निकल गया है। उसके विलाप का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। बनर्जी सर ने मेरी ओर देखा। मैं लेट गया। भीड़ ने मुझे उठा लिया और सब लोग विंग से मंच पर प्रवेश कर गए। बाटरली नाव में जाते हुए अपने घोड़े से समुद्र में गिर गया था और समुद्र उसे भी निगल गया। मैं जानता था कि उसके पश्चात का मौर्य का संवाद आयरिश नाटकों में अत्यंत प्रसिद्ध संवाद माना जाता था, किंतु मेरे आसपास नोरा और कैथलीन का शोर था। उनका एकमात्र जीवित भाई समुद्र में डूब गया था और उसका शव लाकर उनके सामने रख दिया गया था। वे मेरे आसपास मंडरा रही थी और जोर जोर से रोने का अभिनय कर रही थी, किंतु मौर्य तो जैसे फिर से सुनीता बन गई थी। उसके शब्द मौर्य के ही थे, किंतु मुझे लग रहा था कि वह सुनीता है। उसकी उंगलियां मेरे बालों में फेर रही थी। मेरे बच्चों, उसकी हथेलियां मेरे माथे से होती हुई मेरे गले पर आ गई। मेरे लाडले, अब मेरे पास और ऐसा कुछ भी नहीं जो यह समुद्र मुझसे छीन पाए। मुझे लग रहा था कि इन शब्दों के साथ मौर्य का हृदय छिला जा रहा था और सुनीता थी कि मेरे गालों को नोचने पर तुली हुई थी। मेरा शव बने रहना कठिन हो रहा था। किसी भी क्षण मेरे कंठ से चीख निकल सकती थी या फिर मेरे हाथ सुनीता को परे धकेल सकते थे। मैंने बनर्जी सर से कहा था कि ये लोग मुझे गुदगुदी ना करें, नहीं तो मैं शव का अभिनय करते हुए भी हंसने लगूंगा, किंतु ये गुदगुदी नहीं थी। मौर्य अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रही थी और सुनीता मुझे उकसा रही थी। उसकी फैली हुई तत्व कामुक हथेलियाँ मेरे वक्ष के साथ जैसे घर्षण कर रही थी। मौर्य का विलाप चलता रहा। मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे जीने का आधार तुम ही थे। अब मैं किसके लिए रोऊंगी और किसके लिए प्रार्थना करूंगी। दक्षिण की ओर से गीली समुद्री हवाएं आएंगी। पूर्व की लहरों का शोर सुना जा सकेगा। पूर्व में भी झाग होगी और पश्चिम में भी। वे एक दूसरे से टकराएंगे, शोर करेंगे। तो उन काली रातों में मैं डर कर किसके गले से लगने के लिए दौड़ूंगी। मैं सुन रहा था। मौर्य उन पंक्तियों को नहीं भूल सकती थी, किंतु सुनीता या तो नाटक की पंक्तियां भूल गई थी या फिर उसने तोड़ मरोड़ रही थी। किसे गले लगाऊंगी। और फिर उसकी हथेलियां मेरी कमीज के खुले बटनों के भीतर मेरे नग्न वक्ष पर आ गई थी। वह मेरे वक्ष को मसल रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर मृत्यु में नहीं, काम के वेग में अकड़ने लगा था। वह मौर्य का स्वर नहीं, सुनीता का स्वर था। शायद कामदेव के भस्म होने पर रति ने ऐसे ही विलाप किया होगा। उसकी उंगलियां जैसे कुछ खोज रही थी और फिर उसकी पकड़ में मेरा आ गया। वह चुटकी काट रही थी। वह मुझ पर गिर ही पड़ी। मेरे मुख से चीख निकल जाती कि उतने में नेरा ने बेहोल होते हुए मौर्य को संभालने के लिए मुझसे दूर हटा लिया।
मैं नहीं जानता कि उसके पश्चात क्या हुआ। नाटक समाप्त हो गया था। लोग सिनीता को उसके अभिनय के लिए बधाई दे रहे थे। सचमुच बहुत बेहाल होकर हुई थी। बनर्जी सर को तो भय था कि कहीं उसे किसी प्रकार का दौरा ना पड़ जाए अथवा वो अचेत होकर गिर ही ना पड़े। पर मैं भी जानता था कि मैंने शव बने रहने का अभिनय कैसे किया था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और अब आप सो सकें। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा।